हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो आज की हमारी जो सीरीज़ है दिस डे इन हिस्ट्री, उसमें हम आज 9 सितंबर 2020 से संबंधित जो इतिहास है, आज के दिन की जो हिस्ट्री है वो देखेंगे। अब अगर हम यहाँ पर इस जो सीरीज़ है इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें कि हमने ये जो सीरीज़ है ये क्यों शुरू करी है, तो इसका मतलब सिर्फ आपको ये नहीं बताना है कि आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था, लेकिन साथ ही हम इसके ज़रिए कुछ फैक्ट्स जो हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप एक दिन लेकर बैठ जाएंगे और आप सारे फैक्ट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमारी जो सीरीज़ है उसमें हम धीरे धीरे रोज़ कुछ कुछ फैक्ट्स आपको बताते हैं ताकि आप उन्हें धीरे धीरे याद कर सकें और ये आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम दिस डे इन हिस्ट्री में आज 9 सितंबर के बारे में बात करेंगे। तो 9 सितंबर को 1753 में क्या हुआ था? फर्स्ट स्टीम इंजन ब्रॉट टू नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बताते हैं कि जैसे स्टीम इंजन है या इस प्रकार की जो पहले नई नई चीज़ों का आविष्कार होना शुरू हुआ था, तो वो मुख्य रूप से जो यूरोपियन कंट्री है, जो यूरोपीय देश है, वहाँ होते थे, क्योंकि तकनीक जो है वहाँ से आना शुरू हुई थी। उसके बाद में जो विभिन्न कॉलोनियाँ बनना शुरू हुई थी विश्व में, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका बना। अब जैसे अगर आप भारत की बात करें तो भारत जब ब्रिटिश कॉलोनी बना था उस समय ब्रिटेन से जो है कई तकनीकें भारत में आई थी, जिसमें आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं रेलवे का। तो इसी प्रकार से जो नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनी थी वहाँ पर जो फर्स्ट स्टीम इंजन है वो लाया गया था। अब यहाँ पर एक फैक्ट आपके लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो स्टीम इंजन है वो किसने इन्वेंट किया है। स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट। जेम्स वॉट के द्वारा जो पहला स्टीम इंजन है उसका इन्वेंशन किया गया था। ये स्कॉटिश थे, अर्थात ये स्कॉटलैंड से थे। तो इस प्रकार से हम हमारी ये जो सीरीज़ है इसको थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके लिए मोनोटोनियस ना हो। यहाँ पर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको इसका जवाब देना है, और इसका जवाब देने के लिए आपको सेल्फ असेसमेंट करना है। यहाँ पर आपका कंपटीशन खुद से है और आपको देखना है कि आपको कितनी चीज़ें जो है वो आती है। इसके बाद में अब हम दूसरे जो यहाँ पर पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं। 9 सितंबर को 1839 में क्या हुआ था? तो 1839 में जॉन हॉर्शल जो है उनने पहली ग्लास प्लेट फोटोग्राफ जो है वो ली थी। जॉन हॉर्शल टुक द फर्स्ट ग्लास प्लेट फोटोग्राफ। तो अब ग्लास प्लेट फोटोग्राफ क्या होता है? आपको पता होगा कि आज की जो दुनिया है वो डिजिटल वर्ल्ड है। टुडेज वर्ल्ड इज डिजिटल वर्ल्ड। तो हम आपको पता है हम जो अपना फ़ोन होता है या कैमरा होता है उसमें फ़ोटो लेते हैं और वो डायरेक्ट हमारी स्क्रीन पर आ जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो फोटोग्राफ्स ली जाती थी उसके पहले नेगेटिव्स बनते थे। आपको पता होगा आपने बचपन में अपने घर में काफ़ी फोटोग्राफ के नेगेटिव्स देखे होंगे। वो फोटोग्राफी होती थी ग्लास प्लेट फोटोग्राफी। और ये इस फोटोग्राफी के ज़रिए जो सबसे पहले पिक्चर ली गई थी वो ली गई थी जॉन हॉर्शल के द्वारा। तो ये फैक्ट जो है आपको याद रखना है। पहली ग्लास प्लेट फोटोग्राफ जो है वो ली गई थी जॉन हॉर्शल के द्वारा। अब यहाँ पर एक और रोचक तथ्य जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, आप इसे जान सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली सेल्फी जो है वो कब ली गई थी, अगर ये आपके क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या कोशिश करेंगे? आपको लगेगा कि जो डिजिटल वर्ल्ड है या फिर जो सेल्फी वाले कैमराज हैं वो तो अभी आए हैं, तो ये लेटेस्ट ही कुछ ईयर में ली गई होगी, लेकिन ये सही नहीं है। पहली सेल्फी ली गई थी वर्ल्ड 1839 में। उस समय सेल्फी कैमरा नहीं होते थे, लेकिन उस समय के जो कैमरा होते थे उससे ये सेल्फी ली गई थी और तब उन्हें ये पता नहीं था कि इन्हें भविष्य में जो है वो सेल्फी कहा जाएगा। इसके बाद में हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है 1920 जो है उसमें 9 सितंबर को क्या हुआ था कि जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ है, अर्थात अलीगढ़ का जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इसे रूपांतरित किया गया था। तो ये आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है उसके संबंध में एक काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें आपने सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ा होगा। तो उनका नाम यहाँ पर क्यों आया है? क्योंकि ये जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। और इसे किस सन में स्थापित किया था ये जानना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सन 1875 में सैयद अहमद खान के द्वारा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ जो है उसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में सन 1920 में ये जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़ है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रूपांतरित हो गया था।
ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रूपांतरित हुआ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ऑफ अलीगढ़, ये उस समय में मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी तब ये जो इंडियन मुस्लिम्स थे उनके लिए एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था। इसके बाद में हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। 1945 में 9 सितंबर को क्या हुआ था कि फर्स्ट कंप्यूटर बग जो है उसकी खोज की गई थी। फर्स्ट कंप्यूटर बग वाज डिस्कवर्ड। तो अब सबसे पहले अगर आपको पता है कि कंप्यूटर बग जो है वो क्या होता है, तो कंप्यूटर बग जो है वो एक तरीके से कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर है उसमें आने वाली एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम होती है। इसे एक तरीके से द ग्लिच इन द सिस्टम भी कह सकते हैं। अगर कंप्यूटर का जो सिस्टम है उसमें किसी तरीके का ग्लिच आता है, किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड आ जाती है, उसे कहते हैं बग। आपने सुना होगा कि हमारे फ़ोन के लिए भी हम कई बार कहते हैं कि इसमें बग आ गया है। कंप्यूटर सिस्टम्स जो है उसके लिए कहते हैं कि उसमें बग आ गया है, और इस बग को हटाने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है डीबगिंग। ये भी आपके लिए जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो पहला कंप्यूटर बग है वो आया था 1945 में 9 सितंबर को। लेकिन ये जो कंप्यूटर बग है इसके बारे में पहले ही पता लगाया जा चुका था, ये जाना जा चुका था कि कंप्यूटर में इस तरीके का जो बग है वो आ सकता है, लेकिन पहली बार इसे देखा गया था 1945 में। इसके बाद में एक और पॉइंट यहाँ पर है कि कंप्यूटर बग के लिए जो रिपेयर होता है, अब जैसे पहला कंप्यूटर बग आया था 1945 में, लेकिन उसके बाद में कंप्यूटर में बग आना शुरू हुए। अभी भी हम कई बार बग देखते हैं, तो हमारे कंप्यूटर में कई बार इस तरीके के बग आ जाते हैं जो कि काफ़ी कॉमन होते हैं और उन्हें ठीक कर सकते हैं। और उसको ठीक करने का तरीका जो है और उससे जो रिपेयर करने का तरीका है वो इंटरनेट पर भी मौजूद होता है, जो कि फ्री ऑफ चार्ज होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो इस प्रकार के जो रिपेयर होते हैं कंप्यूटर बग के लिए जो इंटरनेट पर मौजूद होते हैं, जो फ्री ऑफ चार्ज होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है पैच। तो पैच क्या है? एक प्रकार से कंप्यूटर बग का जो रिपेयर है जो कि इंटरनेट पर फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल होता है। इसके बाद में हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 9 सितंबर को 1948 में क्या हुआ था? किम टू संग जो है उनने अनाउंस किया था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक्स ऑफ कोरिया जो है वो यूज़ किया जाता है नॉर्थ कोरिया के लिए। इसके अलावा जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है वो यूज़ किया जाता है साउथ कोरिया के लिए। तो आपको पता होगा कि जो कोरिया है वो दो देशों में विभाजित है, एक है नॉर्थ कोरिया और एक है साउथ कोरिया। तो मैं आपको हमेशा ये बोलती हूँ कि जब भी किसी भी कंट्री का नाम आता है तो उस कंट्री की आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपको उसके बारे में 4-5 चीज़ें जाननी है। पहला कि वो कंट्री कहाँ पर है, आप मैप में एक बार उसे देखने की कोशिश कीजिए। दूसरा, उस कंट्री की कैपिटल क्या है, उसकी राजधानी क्या है। तीसरा, उस कंट्री की करेंसी क्या है। इसके अलावा उस कंट्री के जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो आपको जानने हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको एक साथ बहुत ज़्यादा मगअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे धीरे धीरे करके ये जो फैक्ट हैं उन्हें याद कर पाएंगे। तो नॉर्थ कोरिया की या साउथ कोरिया की जो करेंसी है वो इन दोनों की स्थान जो है उनकी करेंसी होती है वॉन। नॉर्थ कोरियन करेंसी को कहते हैं नॉर्थ कोरियन वॉन और साउथ कोरिया की करेंसी को कहते हैं साउथ कोरियन वॉन। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो है प्योंगयांग। और इसके अलावा जो साउथ कोरिया की राजधानी है वो है सॉल। इसके बाद में आपके लिए एक होमवर्क है, यहाँ के जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है इनके नाम आपको पता लगाने हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों जगह के लिए। इसके बाद में हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो 1968 में क्या हुआ था? अमेरिकन टेनिस प्लेयर आर्थर एश बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्लेयर टू विन यूएस ओपन। तो यूएस ओपन जो है उसके बारे में हम न्यूज़ जो है वो हमारे डेली करंट अफेयर का जो स्पोर्ट्स सेक्शन है उसमें हर दूसरे तीसरे दिन देख रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि यूएस ओपन जो है उसमें कौन से फर्स्ट ब्लैक प्लेयर थे जो जीते थे, तो वो थे आर्थर एश और ये थे अमेरिकन टेनिस प्लेयर। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1971 में 9 सितंबर को क्या हुआ था? यूएस कैपिटल इज नेम्ड वॉशिंगटन डीसी। अब ये जो वॉशिंगटन डीसी है ये यूएस की कैपिटल है, ये चीज़ आपको यहाँ से पता लग गई। ये जो यूएस की कैपिटल का नाम रखा गया है वॉशिंगटन डीसी, वो क्यों रखा गया है? तो इट वॉज नेम्ड आफ्टर द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन।
जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर यूएस की जो कैपिटल है उसका नाम वॉशिंगटन डीसी रखा गया है। और ये जो कैपिटल का नाम रखा गया था, ये देखा गया था कि वहाँ के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं उनने कोलंबिया का जो डिस्ट्रिक्ट था यूएस में, वहाँ पर एक साइट सेलेक्ट की थी जो कि पोटोमैक रिवर के किनारे थी। तो जो वॉशिंगटन डीसी है वो पोटोमैक रिवर जो है उसके किनारे पर बसा हुआ है। तो इस प्रकार से वॉशिंगटन के बारे में आपको कुछ फैक्ट पता लगे। इसके बाद में तो यूएस की कैपिटल हमको यहाँ पे पता लगी, यूएस की करेंसी क्या है, यूएस डॉलर, ये सभी जानते हैं। अगला पॉइंट है 1991 में तजाकिस्तान डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोवियत यूनियन। तो इससे आपको पता पड़ता है कि जो तजाकिस्तान है वो सोवियत यूनियन के अंडर था, और जब 1991 दिसंबर में सोवियत यूनियन जो है वो कोलैप्स हुई, तब तजाकिस्तान जो है वो सोवियत यूनियन से अलग हो गया था। तो तजाकिस्तान जो है वो 1921 से लेकर 1991 तक सोवियत यूनियन में था। इसके बाद में इसके द्वारा अपनी आज़ादी की घोषणा की गई थी। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है 2012 में इंडियन स्पेस एजेंसी जो है दैट लॉन्च 21 सक्सेसफुल पीएसएलवीज इन अ सीरीज। मतलब इंडियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लगातार 11 पीएसएलवी जो है उन्हें सक्सेसफुली लॉन्च किया जा चुका था। तो अब यहाँ पर हमारे लिए जो जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो पीएसएलवी है वो क्या है। तो पीएसएलवी जो है वो एक प्रकार का रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। पीएसएलवी और जीएसएलवी ये दोनों रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। जीएसएलवी नया सिस्टम है, पीएसएलवी जो है वो पुराना रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। पीएसएलवी का पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हम यहाँ पर पीएसएलवी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो जो पीएसएलवी है वो इसरो के द्वारा तैयार किया गया है, और ये अंतरिक्ष की जो कक्षा है उसमें जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं उसे स्थापित करता है। और यहाँ पर पीएसएलवी की बात करें तो जो पीएसएलवी है वो भारत की तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल है, ये थर्ड जनरेशन का लॉन्च व्हीकल है। यानी कि ये जो पीएसएलवी है इसमें जो लिक्विड रॉकेट इंजन है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पीएसएलवी है इसे वर्ष 1994 में पहली बार इसका सफल लॉन्च किया गया था। इसके अलावा यही पीएसएलवी वो रॉकेट लॉन्च सिस्टम था जिसके द्वारा वर्ष 2008 में चंद्रयान-1 अंतरिक्षयान जो है उसको चांद पर पहुंचाया गया था। और इसके अलावा साल 2013 में मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट जो था उसे मंगल ग्रह पर पहुंचाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि चंद्रयान-1 में या फिर मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट जो है उसमें कौन से लॉन्चिंग व्हीकल का उपयोग किया गया था, तो इन दोनों में ही पीएसएलवी का उपयोग किया गया था। पीएसएलवी की मदद से मुख्य रूप से वैसे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है जिनकी मदद से जो धरती है उसकी निगरानी की जाती है यहाँ पर, या फिर धरती की तस्वीर ली जाती है। ऐसे जो सैटेलाइट्स हैं इनको रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहा जाता है, और इन तस्वीरों के आधार पर जमीन के किसी भी हिस्से के बारे में जो सूचना है वो एकत्रित की जाती है। अब यहाँ पर जब हम पीएसएलवी की बात कर रहे हैं तो जो पीएसएलवी है उसमें 4 स्टेज होती है। ये जो 4 स्टेज होती है इसमें जो पहली स्टेज होती है और जो तीसरी स्टेज होती है उसमें तो सॉलिड रॉकेट मोटर होती है, और इसके अलावा इसमें जो दूसरी स्टेज होती है और जो चौथी स्टेज होती है उसमें लिक्विड रॉकेट इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से आपने पीएसएलवी जो है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो देखे। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है 2015 में क्या हुआ था, 9 सितंबर को एलिजाबेथ सेकंड बिकेम द लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो एलिजाबेथ द्वितीय जो है वो यूनाइटेड किंगडम पर सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाली शासक बन गई थी 2015 में। इससे पहले की अगर बात करें तो इससे पहले जो विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया, उनके द्वारा सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया गया था यूनाइटेड किंगडम पर। महारानी विक्टोरिया जो है उनके द्वारा कुल 63 ईयर 216 डेज जो है उस तक शासन किया गया था यूके पर। अब जो है इससे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला जो शासक है वो बन गई है एलिजाबेथ सेकंड, और आज के समय में अभी तक उनको हो गए हैं टोटल 68 ईयर्स पूरे। इससे पहले वर्ष 2017 में ये जो एलिजाबेथ सेकंड है इनके द्वारा 65 ईयर जो है शासन के वो पूरा करने पर सैफायर जुबली जो है वो बनाई गई थी। सैफायर जुबली मतलब जैसे बोलते हैं अगर 50 साल पूरे कर लिए जाते हैं तो उसे सिल्वर जुबली बोलते हैं, ऐसे 65 ईयर पूरे कर लिए गए तो उसे सैफायर जुबली बोला गया।
तो ये जो है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड किंगडम पर शासन सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला जो शासक है वो कौन है। इसके बाद में वर्ष 2016 में आज के दिन क्या हुआ था, नॉर्थ कोरियाज गवर्नमेंट कंडक्ट इज फिफ्थ एंड लार्जेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर टेस्ट है उससे संबंधित जो फैक्ट हैं हम उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आपसे यहाँ पर एक प्रश्न है कि भारत का जो सबसे पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट था उसका जो कोड नेम था वो क्या था। व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट। तो इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और ये किस समय हुआ था, तो ये हुआ था 18 मई 1974 को। अब एक प्रश्न कि क्या भारत में इसके बाद में दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट भी हुआ है, तो हाँ, भारत ने इसके बाद में दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था मई 11 1998 में। अब इसका कोड नेम क्या था, इसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। तो ये न्यूक्लियर टेस्ट जो भारत के द्वारा किए गए ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है और इनके जो कोड नेम थे वो आपको ध्यान होने चाहिए। इसके अलावा ये जो टेस्ट किए गए थे ये कहाँ पर किए गए था, तो ये पोखरन में किया गया था। अब पोखरन किस जगह पर है, तो पोखरन जो है वो राजस्थान में एक गांव है, वहाँ पर ये न्यूक्लियर टेस्ट किए गए थे। ये काफ़ी ही सुनसान जगह है और न्यूक्लियर टेस्ट यहाँ पर इसलिए किए जाते हैं ताकि कोई जो जनमाल है उसकी बर्बादी ना हो। इसके अलावा एक प्रश्न आपके लिए यहाँ पर और हो जाता है कि ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज़ है, कौन कौन से देश हैं जिनके द्वारा अभी तक ये जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो किया जा चुका है। तो हमने भारत के बारे में देखा कि भारत ने किया है, नॉर्थ कोरिया के बारे में देखा कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा 2016 में अपना जो 5वां सबसे बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट है वो किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूएस के द्वारा किया जा चुका है, यूएसएसआर के द्वारा किया जा चुका है, यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया जा चुका है, फ्रांस के द्वारा किया जा चुका है। इसके अलावा चाइना के द्वारा ये किया जा चुका है। भारत की हमने यहाँ पे देखा भारत के द्वारा किया जा चुका है। पाकिस्तान के द्वारा भी न्यूक्लियर टेस्ट किया जा चुका है। नॉर्थ कोरिया के द्वारा भी ये न्यूक्लियर टेस्ट किया जा चुका है। अब ये तो वो देश हैं जिन्हें औपचारिक रूप से स्वीकार किया है। इसके अलावा कई देश हैं जिनको लेकर डिस्प्यूट है कि शायद इनके द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है या नहीं किया गया है, औपचारिक रूप से इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। इसमें एक देश आता है इजराइल। इसके लिए बोला जाता है कि इनने न्यूक्लियर टेस्ट किया है लेकिन ये औपचारिक रूप में इसे स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही जर्मनी को भी लेकर पहले ये कई बार बोला जाता था। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो किस किस देश के द्वारा किया गया और साथ ही भारत के द्वारा जो न्यूक्लियर टेस्ट किए गए सक्सेसफुल उनका कोड नेम क्या था। ये सभी जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके बाद में हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं आपको खुद से टेस्ट करने हैं कि आप जो है वो कितना जानते हैं और अगर आप में नॉलेज की कमी है तो आपको और पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है होमी जे भाभा। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, नेम इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट एंड व्हेन इट वाज लॉन्च। ये आप सभी को पता होगा, भारत की जो पहली सैटेलाइट है, पहला उपग्रह है, उसका नाम था आर्यभट्ट और ये लॉन्च हुआ था 19 अप्रैल 1975 में। इसके बाद में आखिरी क्वेश्चन है, स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय। तो ये जो है मैंने आपको आज के डिस्कशन में ही बताया है, स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट। तो यहाँ पर हमारा जो आज का सेशन है ये खत्म होता है। आई होप यू लाइक द सेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।